हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। दोस्तों, अगर नटवर लाल को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ठग कहते हैं तो मुझे लगता है कि शोभराज के बारे में यह कहा जाता है कि चार्ल्स गुरमुख शोभराज उससे ज्यादा ज़हीन, उससे ज्यादा ब्रिलियंट, उससे ज्यादा दिमाग वाला कोई क्रिमिनल आज तक नहीं हुआ। हालांकि अगर वो इन चीजों का अच्छी जगह पे इस्तेमाल करता तो आज वो बहुत कुछ कर जाता, लेकिन उसने जुर्म की दुनिया का प्रोफेसर बनना पसंद किया। तो आज की इस वीडियो में हम चार्ल्स शोभराज की कहानी देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो हालात की वजह से क्रिमिनल बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्राइम को अपनी दुनिया मान लेते हैं। चार्ल्स शोभराज की कहानी वही है। वो क्राइम को कभी क्राइम मान के चला ही नहीं, और उसने एक जगह पे कहा भी है कि मैं लोगों से बात करता हूँ और लोग मेरे झांसे में आ जाते हैं और सब कुछ बड़े प्यार से हो जाता है। और इसीलिए ये वो शख्स था जो क्राइम को क्राइम कभी मानता ही नहीं था। तो 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम में चार्ल्स शोभराज पैदा होता है। दरअसल चार्ल्स शोभराज की जो माँ थी वो वियतनाम में एक शॉप ओनर थी, और वहीं पे एक इंडियन बिजनेसमैन थे जो हिंदुस्तान के सिंधी थे। उनका नाम था शोभराज भवानी। तो वो उस वक्त वियतनाम में थे बिजनेस के सिलसिले में। तो वहां से वो शोभराज की माँ से मिलते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और फिर वो दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। उन्होंने शादी नहीं की थी। उसके बाद चार्ल्स शोभराज पैदा होता है 1944 में, मतलब हमारी आज़ादी के 3 साल पहले। कुछ दिनों के बाद शोभराज के जो पिताजी थे वो शोभराज की माँ को छोड़ के चले जाते हैं। उस वक्त चार्ल्स शोभराज बहुत ही छोटा था। उसके बाद चार्ल्स शोभराज की माँ एक फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट के साथ शादी कर देती है। उसके बाद शोभराज अपनी माँ के साथ पेरिस पहुंच जाता है, फ्रांस में, और इस तरीके से उसको फ्रेंच की नागरिकता भी मिल जाती है और वो फ्रेंच हो जाता है। उसके बाद चार्ल्स शोभराज का और एक सौतेला भाई भी पैदा हो जाता है। तो बचपन से ही शोभराज को लगता था कि उसके जो ओरिजिनल फादर थे उन्होंने उसको धोखा दिया, उसके जो दूसरे फादर है वो भी उसकी तरफ मतलब ध्यान नहीं देते। तो शोभराज कटा कटा अलग सा महसूस करता था। तो यही सब चीजें हैं जो शोभराज को जुर्म के रास्ते में लेके चली जाती है। पहला जो शोभराज ने क्राइम किया था वो पेरिस के पास ही एक गाड़ी चुराई थी, और उस गाड़ी को चुराने के इल्जाम में उसको जेल जाना पड़ा। तकरीबन 8 महीने तक वो जेल में रहा। तो जेल में कुछ लोग आते थे एनजीओ के जो कैदियों को सुधारने का काम करते थे। उन्हीं में से एक आदमी के साथ चार्ल्स शोभराज की मुलाकात हो जाती है। तो जेल के बाहर आने के बाद उस आदमी से वो फिर से मिलता है। वो बहुत अमीर आदमी था, लेकिन उनका भी क्राइम और क्रिमिनल्स के साथ एक गहरा वास्ता था। तो धीरे धीरे उस शख्स के जरिए शोभराज जो है वो पेरिस में ऐसे क्रिमिनल गैंग, माफिया, ड्रग्स पेडलर, इनके संपर्क में आया और वो जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। इसके बाद वो फिर एक बार पकड़ा गया, और कहते हैं कि जब वो पहली बार जेल में गया था, जब वो 8 महीने जेल में रहा था, तो जेल के नाम से उसको बहुत बड़ी कपकपी होती थी, लेकिन उसने बहुत कम उम्र में जेल देख लिया था। तो जुर्म के रास्ते पर वो ऐसे छोटे मोटे अपराध करने लगा, गाड़ियां चोरी करने लगा, ड्रग्स का कारोबार करने लगा, और इसी दौरान उसको एक पारसी लड़की से प्यार हो जाता है। तो प्यार होने के बाद अब धीरे धीरे इसका क्राइम भी बढ़ते जा रहा था। तो वो फ्रेंच पुलिस की नजर में आ गया था, तो इसने फ्रांस छोड़ दिया। तो उसके पास पैसे थे, तो जेल में जिस शख्स ने उसको मदद की थी, एनजीओ वाला, वो उसके पास से उसकी गाड़ी लेता है और वो देश से निकल जाता है। वो 1969 में इंडिया आता है और मुंबई पहुंचता है। मुंबई आने के बाद उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी और वो तब तक शादी कर चुके थे। तो मुंबई में चार्ल्स शोभराज को एक बेटी पैदा होती है। तो मुंबई में भी आने के बाद वो कार चुराने का ही काम करता है। तो धीरे धीरे उसका नेक्सस इतना बढ़ गया कि इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पे, इन सीमाओं से लगती हुई जगह पे वो महंगे महंगे गाड़ियां चुराता, बॉर्डर क्रॉस करवाता, साथ में ड्रग्स का भी काम करता। फिर कहते हैं कि उसने बॉर्डर से हथियार की भी स्मगलिंग चालू कर दी थी, और उसका काम करने का तरीका बड़ा सिंपल और आसान था। वो उनको जहां जहां जिन जिन लोगों की जरूरत थी उन सब से वो बड़े प्यार से बात करता था और उनके साथ पैसों में डील करता था। चार्ल्स शोभराज एक तो स्मार्ट बहुत था, दूसरा वो बहुत ही कॉन्फिडेंट था और उसको कई लैंग्वेजेस आते थे। अभी मुंबई के बाद वो दिल्ली आ जाता है। तो नई दिल्ली में एक 5 स्टार होटल है अशोक का, सरकारी आईटीसी का। तो उसके ऊपर के फ्लोर पे एक ज्वेलरी शॉप भी था। तो चार्ल्स शोभराज को पैसे की जरूरत थी, तो उसी होटल में रुकता है और रात को उस ज्वेलरी शॉप पर डाका डालता है। तो वहां से वो बहुत सारे पैसे उठाता है, ज्वेलरी उठाता है,
उस वक्त उसकी वाइफ उसके साथ थी। तो चोरी के बाद वो मुंबई जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचता है, लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर कस्टम वालों के हाथों वो पकड़ा जाता है। ये बात है 1973 की। तो पुलिस ने उसे पकड़ने के बाद उसको तिहाड़ जेल में लाया जाता है, लेकिन उसके बाद चार्ल्स शोबराज जो है वो बीमारी का बहाना बना देता है और वो हॉस्पिटल में पुलिस वालों को चकमा देकर भाग जाता है। वहां से भागने के बाद वो सीधे काबुल पहुंचता है। काबुल जाने के बाद भी वो यही सारी चीजें चालू रखता है। तो क्योंकि उसको फ्रेंच और ये बाकी चीजें आती थी, तो उसके बहुत ही मतलब जो शिकार थे वो विदेशी पर्यटक थे। तो वो ऐसे ही लोगों के साथ इंटरेक्शन करता था जिनको ड्रग्स में भी इंटरेस्ट हो। तो उनको वो नशीली दवाई देकर या फिर पॉइजन देकर वो उनको लूट लेता था और फिर भाग जाता था और उनके पासपोर्ट भी ले लेता था। तो काबुल में भी ऐसे कई क्राइम होते हैं, फिर काबुल की पुलिस भी उसको पकड़ लेती है, लेकिन वो वहां से भी भाग चला जाता है। तो उसके बाद वो थाईलैंड पटाया में पहुंचता है। तो वहां जाने के बाद उसके साथ 2-3 लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। तो उनके साथ मिलकर वो एक गैंग बनाता है। तो अब तक इसने सारे छोटे मोटे काम किए थे। तो अब पहली बार जब वो सुर्खियों में आता है तो वो वहीं से आता है 1974-75। वो थाईलैंड में विदेशी पर्यटकों को एक एक करके निशाना बनाता है, उनको ड्रग्स देकर या फिर उनको पॉइजन देकर या फिर उनको जलाकर। तो 1975 के आसपास में पटाया के पास में ऐसे लड़कों की लड़कियों की बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती है। जिसकी पहली बॉडी मिली थी वो तालाब में मिली थी, जिसमें एक लड़की थी। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि उस लड़की का गला घोटा गया है। तो उसके बाद में एक दूसरी बॉडी भी एक दूसरे तालाब से मिलती है। तो उसके भी शरीर पे एक बिकनी और बिकनी के ऊपर एक फूल का निशान। तो जब ये दो चीजें मिलती है तो अचानक से मीडिया में खबर आती है। तो इस किलर को बिकिनी किलर करके नाम दिया जाता है। तो शोबराज के साथ जो बिकिनी किलर का नाम जुड़ा वो थाईलैंड से जुड़ा। हालांकि चार्ल्स शोबराज बिकिनी किलर नाम के अलावा भी कुछ नाम से वो प्रख्यात है। कैसानोवा, माफिया, चोर, जालसाज, ठग, लुटेरा, तस्कर, हिप्पी, बिकिनी किलर और हत्यारा साहब। तो ये अलग अलग नाम है उसके। तो कहते हैं कि 1975 के दरमियान चार्ल्स शोबराज ने थाईलैंड में तकरीबन 24 कत्ल किए और सारे टूरिस्टों के। और इस मामले में वो 1-2 बारी पकड़ा भी गया। पुलिस ने पूछताछ की लेकिन उनको कोई भी सबूत नहीं मिले, तो उसको वहां से छूट गया। फिर वहां से वो 1975 के आसपास नेपाल पहुंचता है। तो नेपाल में एक कैनेडियन सिटीजन और एक अमेरिकी सिटीजन, तो उन दोनों की वहां पे मौत हो जाती है। तो पुलिस को लगता है कि ये कत्ल चार्ल्स शोबराज ने किया है। तो फिर वो काठमांडू से भी भाग जाता है। काठमांडू से भागने के बाद वो फिर इंडिया आता है। तो इंडिया में वो गोवा, दिल्ली, मुंबई ऐसी कई जगह पे जाता है और उस दौरान वो कई ऐसे विदेशी पर्यटक है जिनको वो अपना शिकार बनाता है, उनको लूट लेता है। और एक चीज ये भी कहते हैं कि जिनको वो ड्रग्स देता था बेहोश करने के लिए, ये ड्रग्स देने के मामले में शोबराज की इकलौती एक कमजोरी थी। ये ड्रग्स का डोज कितना देना है इस मामले में शोबराज को कुछ ज्यादा नॉलेज थी नहीं। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोगों की मौत ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से हुई थी। तो उसने गोवा में भी कुछ ऐसे केसेस किए। तो दिल्ली में भी 3 फ्रेंच स्टूडेंट्स को इसने इसी तरीके से ड्रग्स का ओवरडोज दिया, लेकिन उनकी जान बच गई। लेकिन उन्होंने फिर उसकी कंप्लेंट की और इत्तेफाक से जब उसकी कंप्लेंट हुई तब वो दिल्ली में था। और जुलाई 1976 में इन्हीं 3 स्टूडेंट्स के कंप्लेंट के मामले में उसको गिरफ्तार किया गया। तो 1973 में वो पहली बार भागा था। उसके बाद 3 साल के बाद 1976 में वो वापस पकड़ा जाता है। और इसी दौरान उनको पुलिस को बहुत सारे विटनेसेस मिल चुके थे जिससे पता चलता था कि ये जो केसेस है, ये जो कत्ल है वो चार्ल्स शोबराज ने ही किए हैं। बैंकॉक पुलिस भी शोबराज को ढूंढ रही थी। वहां पे भी उसके ऊपर तकरीबन 24 खून के मामले दर्ज थे। तो उनको भी पता लगा 1976 में चार्ल्स शोबराज को इंडिया ने गिरफ्तार कर लिया है। तो उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट से सिफारिश की कि चार्ल्स शोबराज जो है वो मैक्सिको में 24 मर्डर केसेस में वो सस्पेक्ट है, बल्कि उनको पता है कि वही खूनी है। तो उसके रिमांड की उन्होंने मांग की, उसको जो है वो आप हमें सौंपे। लेकिन हमारा कानून ये था कि हमारी हिंदुस्तान की ज़मीन पर भी उसने क्राइम किया था, तो पहले हम सज़ा देंगे, तो जब उसकी सज़ा कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो उसको लेके जा सकते हैं। तो उसके बाद उसके ऊपर मुकदमा चला और उसको 12 साल की सज़ा सुनाई दी। तो उसको 12 साल की सज़ा हुई 1976 में। तो कायदे से उसको 1988 में जेल से बाहर आना था और वो पहली बार इतना लंबा जेल में रहा, क्योंकि इससे पहले वो 5 अलग अलग मुल्क की जेल से भाग चुका था। और दिल्ली में वैसे भी वो 1973 में तिहाड़ से भागा था। तिहाड़ मतलब वो हॉस्पिटल से भागा था वहां से। तो उसको 12 साल की सजा हुई और चार्ल्स शोबराज जो है वो दिल्ली में तिहाड़ में रहा। अब इसके दिमाग में कुछ चल रहा था, क्योंकि जब वो दिल्ली में तिहाड़ जेल में रहा तो उसका जो नेचर था वो बहुत ही अलग था। वो अपनी बातों से किसी को भी लुभा लेता था।
वो बहुत ही हैंडसम भी था। तो शुरुआत में तिहाड़ में उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखी गई, लेकिन शोभराज ने 10 साल तिहाड़ में अपनी जिंदगी बहुत नॉर्मल तरीके से गुजारी और इस दौरान वो जेल के सभी स्टाफ मेंबर से वगैरह वो सबसे अच्छे तरीके से घुल मिल गया। वो उसने 10 सालों में सबका भरोसा जीत लिया था तिहाड़ में, और उसका काम ही यही था कि वो लोगों का भरोसा हासिल करता था। तो इसीलिए उसके बारे में लोग कहते थे कि वो पहले ट्रस्ट हासिल करता था और उसके बाद उन्हीं को वो धोखा देता था। और ट्रस्ट हासिल करने के लिए वो बहुत सारे पैतरे आजमाता था। जैसे जब वो फ्रांस में था तो 2 लोग घूमने आए थे, उनके पासपोर्ट इसने चुरा लिए और पासपोर्ट चुराने के बाद उन्हीं दोनों को पासपोर्ट ढूंढने में उसने उनकी मदद की और पासपोर्ट देने के बाद में उन्हीं को वो लूट के निकल गया। इसी तरह दिल्ली में उसने एक बार ये किया था कि 2 फ्रेंच स्टूडेंट, उनको इसने ड्रग्स के तौर पर पॉइजन दे दिया और जब वो बीमार पड़े तो उसने उनको उस वक्त लूटा नहीं बल्कि उसको हॉस्पिटल में लेके गया और अस्पताल में पहुंचने के बाद में वहां पे उनका इलाज हो गया, वो ठीक हो गए और उन दोनों को भी लगा कि इससे अच्छा आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता। उसने उसकी मदद की, अस्पताल में लेके गया, इलाज किया और उसके बाद में उन दोनों को उसने लूट लिया, क्योंकि उस वक्त उनके पास उतने पैसे थे नहीं। तो उसको मालूम था कि अभी लूटूंगा तो कुछ ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, तो उसने उन दोनों को ऐसे उनका ट्रस्ट जीत कर लूट लिया। तो तिहाड़ जेल में उसने सेम वही तरीका अपनाना चालू कर दिया। जितने कैदी थे उन सबके साथ वो घुलता मिलता चला गया, जितने जेल के स्टाफ थे उनके साथ घुलता मिलता चला गया। अब असल में उसकी जो पूरी प्लानिंग थी वो ये थी कि किसी तरह से हिंदुस्तान में उसको 20 साल काटना था। 1976 में ये पकड़ा गया था, 12 साल की सजा हुई थी। उस हिसाब से उसको 1988 में रिलीज होना था। ऐसा होता तो 1988 में इंडियन गवर्नमेंट उसे बैंकॉक को सौंप देती, क्योंकि थाईलैंड गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट को वैसी रिक्वेस्ट ही की थी और हमने ये कहा था कि एक बार उसकी सजा इंडिया में पूरी हो जाए उसके बाद में उसको सौंपा जाएगा। और क्योंकि और दूसरी किसी कंट्री ने उसको मांगा भी नहीं था, सिर्फ थाईलैंड ने उसको मांगा था, तो हमें इसकी रिहाई के बाद उसको फौरन सौंप देना था थाईलैंड। और बैंकॉक पुलिस को इसको सौंपने का मतलब था चार्ल्स शोभराज को सीधे सीधे डेथ पेनल्टी की वहां पे उसको सजा थी, मतलब वहां पे जाते ही इसको मौत की सजा मिलनी तय थी। लेकिन बैंकॉक या थाईलैंड में एक कानून है कि जब भी कोई क्राइम होता है उस क्राइम के लिए अगर 20 साल तक जो उनका वारंट होता है वो वैलिड होता है। 20 साल तक अगर वो मुकदमा खत्म नहीं होता है, 20 साल तक अगर वो गिरफ्तार नहीं हो तो वो केस अपने आप रद्द यानी खत्म माना जाता है। तो 20 साल से पहले अगर वो उनके हाथ आ जाता, थाईलैंड गवर्नमेंट के हाथ में आ जाता, तो सीधे सीधे उसके मौत तय थी और 20 साल के बाद वो आजाद था। फिर थाईलैंड का कानून उसका कुछ भी नहीं कर सकता था। तो शोभराज की दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था, ये किसी ने सोचा भी नहीं। तो इसीलिए उसको जो 12 साल की सजा हुई थी वो तिहाड़ जेल में उसने बहुत ही बड़े इत्मीनान से काट ली। लेकिन जैसे ही रिहाई का दिन नजदीक आने लगा, बल्कि अच्छी चाल चलन की वजह से उसको 1 साल पहले ही रवाना करने का गवर्नमेंट सोच रही थी, तो फिर वो जेल से क्यों भागा और उसने ऐसा क्यों किया? जब उसके 10 साल तिहाड़ जेल में पूरे हो गए तब उसने बोला कि अब मेरा यहाँ से निकलने का वक्त आ गया और जेल से भागने की उसने प्लानिंग की। वैसे सारी प्लानिंग उसके दिमाग में पहले से ही थी। अब जब असली टाइम आया तो 1986 में तो इसने धीरे धीरे जितनी भी नशीली दवाएं हैं, बेहोशी की दवा, नींद की गोलियां, ये उसने तिहाड़ जेल में मंगा लिया। और कहते हैं कि तिहाड़ जेल में चार्ल्स शोभराज जो है वो बड़े ही शाही तरीके से अपनी जिंदगी जीता था, सब पैसे की वजह से। उसके पास बहुत सारा पैसा था, तो वो दावत करना, पैसे देना, जो मन में आए जेल में वो वहाँ पे खाना, तो उसके पास जेल में सारी सुविधाएं मौजूद थी और उसका चाल चलन भी एकदम ठीक था। तो जेल प्रशासन भी उसके ऊपर पूरी तरीके से आंख मूंद कर उसके ऊपर वो भरोसा करने लगे थे और वो भी यही चाहता था। अभी 1986 में वो 1 हफ्ता पहले से ही वो ऐलान कर देता है कि मेरा बर्थडे आ रहा है और वो एक तरीके से ऐलान कर देता है जेल में कि उसका बर्थडे जो है वो जेल में मनाया जाएगा कैदियों के साथ, पुलिसकर्मियों के साथ। और क्योंकि 10 साल हो गए थे उसको जेल में और उसका चाल चलन भी अच्छा था, तो किसी को मतलब किसी तरीके का शक भी नहीं था कि उसके तरफ से किसी को कोई किसी तरीके का खतरा है। उसके बाद 1986 का वो दिन आता है, वो केक मंगाता है, मिठाई मंगाता है, बाकायदा उसको वो जेल के जो ऑफिशियल लोग हैं तो वही उसको ये सब सारी चीज़ें ला कर देते हैं। तब उस वक्त इतना कुछ मीडिया, सीसीटीवी ऐसी कुछ बातें थी नहीं। तो उसके बाद उसने केक में और मिठाइयों में उसने बेहोशी की दवा मिला दी। उस तिहाड़ जेल के अंदर उसकी 4 और लोगों के साथ उसकी दोस्ती हो चुकी थी। जिस रात उसको तिहाड़ जेल से भागना था उस रात पहली बार तो उन चारों को वो ये बात बताता है कि आज रात को केक और मिठाइयाँ उनमें से आप कुछ भी मत खाइएगा। और अब ये रात को ये मिठाइयाँ वो अपने हाथ से एक एक कैदी को, एक एक स्टाफ को वो अपने हाथ से खिलाता है।
सबको खिलाने के बाद थोड़ी देर में दवा अपना असर करती है और सब बेहोश हो जाते हैं। और इसके बाद बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में शोभराज और उसके 4 साथी जेल से बाहर आ जाते हैं। मेन गेट पे आते हैं, वहां पर भी गार्ड बेहोश पड़ा था, उससे चाबी लेते हैं, मेन गेट खोलते हैं, बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद बाकायदा वो लोग अपनी फोटो खींचते हैं तिहाड़ जेल के बाहर। उसके बाद ये अलग से निकल जाता है और उसके 4 साथी जो थे वो अलग से निकल जाते हैं और इस तरीके से वो तिहाड़ से भाग जाता है। तो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे सब लोगों को होश आना चालू हो जाता है। तब लोगों को पता चलता है कि चार्ल्स शोभराज जो है वो जेल ब्रेक करके वो भाग चुका है। अब शोभराज जो है जेल से भागा था तो उसको छुप जाना चाहिए था, लेकिन वो आराम से दिल्ली से गोवा पहुंचता है। गोवा में बीच पे घूमता है, कसीनो में जाता है। अच्छा, वो भेष बदलने में भी माहिर था, नाम बदलने में भी वो माहिर था। लेकिन गोवा में ना वो नाम बदलता है ना भेष बदलता है। शुरू में वो कुछ दिन अंडरग्राउंड रहता है, लेकिन उसके बाद में वो खुलेआम घूमता है बीच पे, कसीनो में। और फिर गोवा के ही एक होटल में उसको देखा जाता है। तो शोभराज को आराम से उस होटल से पकड़ा जाता है और वो भी कोई विरोध नहीं करता। तो उसको वापस दिल्ली लाया जाता है और फिर से उसको जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन उसकी सजा में अब 9 साल जोड़ दिए जाते हैं। तो 12 साल की सजा थी जो बढ़कर अभी 21 साल की हो चुकी थी। अब उसकी सजा बढ़कर हो चुकी थी 1997 तक। 1997 में जो थाईलैंड की उसकी जो उसको सजा मिलने वाली थी तो वो बिल्कुल ही खत्म होने वाली थी। तो उसके दोनों भी मसले हल हो गए। एक तो जेल से निकलने के बाद ही उसको बैंकॉक भेजा जाता, तो जेल से तो निकला, जेल ब्रेक तो उसने कर दिया, लेकिन खुद की सजा बढ़ाने की। तो कहते हैं कि चार्ल्स शोभराज जो है वो हमेशा जेल तोड़ता है ताकि वो जेल से भाग सके। लेकिन 1986 में उसने जेल तोड़ा था क्योंकि वो जेल में और कुछ दिन वो रहना चाहता था, कुछ और साल। इसके बाद 1997 में इसकी सज़ा पूरी हो जाती है और 17 फरवरी 1997 में 1997 में उसको रिहा किया जाता है। तो वो 76 में पकड़ा गया था 1976 में और 1997 में उसको रिहा किया गया। तो तकरीबन वो 21 साल तिहाड़ जेल में गुजार देता है। तो क्योंकि बैंकॉक थाईलैंड से अब उसको जो सज़ा मिलने वाली थी तो वो भी एक तरीके से ख़त्म हो गई। तो चार्ल्स शोभराज को थाईलैंड के हवाले करने का तो कोई मतलब ही नहीं था। सिटीजन जो था ये फ्रेंच था, इसलिए रिहाई के बाद भारत सरकार इसको फ्रांस डिपोर्ट कर देती। तो 1997 से लेकर 2003 तक तकरीबन 6 साल ये फ्रांस में रहता है। ताकि उसने इतने कारनामे किए थे तो उसका नाम इतना फेमस हो चुका था। तो जब ये फ्रांस पहुंचता है पेरिस में तो उसका स्वागत एक हीरो की तरह उसका स्वागत उसका किया जाता है। वो कहीं पे भी जाता था तो लोग फोटो खिंचाते थे और वहीं पे एक हॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर ने उसके साथ बात की, उसके जीवन के ऊपर उसको फिल्म बनानी थी। कहते हैं शोभराज को अपने फिल्म का राइट देने के लिए, कहानी के लिए उसको तकरीबन 90 करोड़ रुपए मिले। वो सिर्फ इंटरव्यू के लिए $5,000 उस वक्त के $5,000 वो चार्ज कर। तो 6 साल तक वो वहाँ पे बहुत ऐश में रहा। अब वो फ्रांस में एकदम आज़ाद था और कहीं कोई उसके ऊपर कोई भी मामला था नहीं। लेकिन फिर 2003 में वो अपनी अच्छी खासी चल रही जिंदगी को छोड़कर वो काठमांडू पहुंच जाता है और काठमांडू में वो होटल में रहता है, कसिनो में जुआ खेलता है और काठमांडू में यूं ही खुलेआम घूमते रहता है। तो ऐसे ही किसी दिन वो ऐसे ही खुलेआम घूम रहा था तो वहाँ का एक लोकल जर्नलिस्ट जो चार्ल्स शोभराज को जानता था, उसने शोभराज को देखा और वहाँ के अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन दी कि चार्ल्स शोभराज जो है वो ऐसे ही खुले में यहाँ पे काठमांडू में घूम रहा है। तो फिर 19 सितंबर 2003 को याकेन येती होटल के कसिनो से चार्ल्स शोभराज को वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ पर उसको पकड़ लेती है। असल में नेपाल में ये था कि 1975 में जब वो थाईलैंड से भागा था तो उस टाइम पे वो नेपाल में, और उस टाइम नेपाल में 2 लोगों का कत्ल हुआ था, एक अमेरिकन सिटीजन और एक कैनेडियन सिटीजन। तो उसको लेकर कुछ सबूत थे उनके पास, तो उसके ऊपर अदालत में फिर मुकदमा चला। तो लोअर कोर्ट ने उसको वहाँ पे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 में उस सज़ा को वही उसी तरीके से बहाल रखा। शोभराज का हमेशा से वही कहना था कि जब ये मतलब कत्ल हुए थे तो उस टाइम पे वो नेपाल में था ही नहीं। उसकी वजह ये थी कि शोभराज जितने लोगों को भी मारता था तो उनके पासपोर्ट भी चुरा लेता था और उस पासपोर्ट में वो फोटो अपना लगा देता था, नाम बदल देता था और उन्हीं पासपोर्ट को वो यूज करता था। तो जब उसको नेपाल में सजा मिली तो उस टाइम पे उसकी वकील थी एक नेपाल में, शकुंतला थापा। तो शकुंतला थापा उनकी एक 20 साल की बेटी थी उस वक्त, निकिता विश्वास। तो मैटर के लिए अक्सर वो अपनी माँ के साथ जेल आया करती थी। तो उसकी जेल में चार्ल्स शोभराज के साथ मुलाकात भी होती थी। अचानक एक दिन बहुत बड़ी खबर आती है कि 8 अक्टूबर 2008 को कुछ तस्वीरें बाहर आती है मीडिया में। तो निकिता विश्वास जो 20 साल की थी और चार्ल्स शोभराज जिसकी उम्र तकरीबन 65 साल के आसपास थी उस वक्त, तो उसकी मांग में वो सिंदूर भर रहा है। दोनों की शादी जेल में ही हो गई। तो
उनके जेल प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए कि चार्ल्स शोबराज ने वहाँ पे जेल में कैसे शादी कर ली। जैसे उसने तिहाड़ में बर्थडे मनाया था वैसे ही उसने नेपाल जेल में उसने शादी कर ली। कहते हैं कि उसके काम करने का तरीका यही है कि पहले भरोसा हासिल करो और फिर उन्हीं का भरोसा तोड़ दो। यहाँ से पहले जब वो दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद था तो कहते हैं कि जो उसकी वकील थी तो उन दोनों भी वकील के साथ उसके बहुत ही बड़े गहरे रिश्ते थे और उनमें से एक के साथ तो उसका अफेयर भी चला और यहाँ भी वकील और उनकी बेटी के साथ तो उसने डायरेक्टली शादी ही कर ली। अब ये कहते हैं कि ये शादी भी एक तरीके से वो साजिश ही थी। तो इस बीच में सजा काटते वक्त उसने जेल प्रशासन को एक बार रिक्वेस्ट की थी कि उसके हार्ट की जो प्रॉब्लम है, सर्जरी जो है, तो उसके लिए उसको फ्रांस भेजा जाए। नेपाल के कानून के तहत एक रूल भी है कि जिनकी उम्र 72 से ऊपर हो जाती है तो उनको एक तरीके से जेल से छोड़ दिया जाता है। तो उसने उस रूल का भी यूज करना चाहा लेकिन उसकी सजा कम हुई नहीं। तो 19 साल नेपाल की जेल में रहने के बाद आखिरकार 21 दिसंबर 2022 को चार्ल्स शोबराज की रिहाई हो गई। तो तकरीबन 19 साल वो नेपाल की जेल में रहा। 20-21 साल उसने इंडिया की जेल में काटे तिहाड़ में। इससे पहले उसने कुछ फ्रांस की जेल में सजा काटी, अफगानिस्तान, टर्की, ईरान, तो इन सब जगह पे उसने सजा काटी। और 78 साल के बाद 78 ईयर्स होने के बाद में वो नेपाल की जेल से वो रिहा हो गए। तो अगर सारी चीज़ें हम लोग जोड़ के देखें तो 78 ईयर्स के उम्र में उसने तकरीबन 45 to 45 साल के आसपास उसने जेल में सजा काटी, यानी कि वो 38 साल ही आज़ाद रहा। तो अपने ज़माने में बहुत ही हैंडसम, डैशिंग, कई ज़ुबान कई भाषा जानने वाला, चार्मिंग, और उसने खुद कहा एक बार कि मुझे अगर आप मौका दे दो सामने वाले से बात करने का थोड़ी देर के लिए, और उससे जब मैं बात करूँगा तो मैं दावा करता हूँ कि कुछ ही देर के अंदर वो मेरा भक्त हो जाए और फिर मैं उसे लूट लूँगा। और वाकई उसने ऐसा कई बार अपनी असल ज़िंदगी में किया है। तो ऐसे ही जब वो उनका लास्ट अपडेट है जब वो नेपाल जेल से छूटे थे तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि मुझे अच्छा लग रहा है और मैं आगे की ज़िंदगी के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत से लोगों पर मुकदमा भी करना है जिसमें नेपाल की सरकार भी शामिल है। वो चार्ल्स शोबराज के ऊपर बॉलीवुड, हॉलीवुड ऐसे मिला के टोटल 3 फिल्में बन चुकी है। नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज भी है दी सरपेंट नाम पे, तो आप वो भी देख सकते हैं। बॉलीवुड में रणदीप हुडा जिनकी एक फिल्म थी मैं और चार्ल्स करके, तो वो जो है चार्ल्स शोबराज के ऊपर ही है। उसकी 4 बड़ी बुक्स रिलीज हो चुकी है जिसमें उसने अपनी जीवन की पूरी कहानी उसमें लिखी है। उसके ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हुई है। कहते हैं कि ये चुनिंदा क्रिमिनल्स में से एक है दुनिया में जिसको इतना स्टारडम मिला और जिसकी इतनी पब्लिसिटी हुई। तो जिन्होंने इनकी बायोग्राफी लिखे उनके मुताबिक इसने 12 मर्डर किए हैं लेकिन उसके ऊपर 24 मर्डर का मतलब इल्ज़ाम है। तो दोस्तों ये थी पूरी चार्ल्स शोबराज की कहानी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ। सो टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।